नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मंदिर मस्जिद विवाद पर अब काशी भी गर्मा गई है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू होते ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। कल 2.5 घंटे सर्वे चला और आज दोपहर के बाद सर्वे का दूसरा दौर चलेगा। लेकिन इससे पहले कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की मांग उठ पड़ी है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि उनको बदला जाए, कमिश्नर बदला जाए। थोड़ी देर में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बस थोड़ी देर बाद इस सुनवाई शुरू होगी, जबकि 3 बजे आज परिसर में सर्वे के लिए कोर्ट की जो टीम है सर्वे के लिए एक बार फिर से पहुंचेगी। तो एक तरफ कोर्ट पहुंच चुका है मुस्लिम पक्ष, वो मांग कर रहा है कि जो कोर्ट कमिश्नर है उनको हटाया जाए, उनको बदला जाए। उन पर निष्पक्ष नहीं रहने का आरोप है। उनका कहना है कि अगर न्याय दे रहे हैं तो निष्पक्ष व्यक्ति को यहां पर होना चाहिए। और आज फिर से परिसर में सर्वे है। बैरिकेडिंग के अंदर भी आज सर्वे होगा। माहौल बनाया जा रहा है और उसी माहौल के तहत एक असंवैधानिक फैसला बनारस के जज ने दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे करवाया जाएगा। तो ये एक राजनीतिक जजमेंट है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसका पॉलिटिकल मोटिव ये है कि एक अराजकता का माहौल बने। आपके विचार से काम नहीं होगा तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी बिक चुकी है। यह देश संविधान से चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मंदिर मतलब मस्जिद की अगर सर्वे हो जाए, वीडियोग्राफिंग हो जाए, तो इसमें तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। इसी खबर पर कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, पहले सुनवाई होनी है और उसके बाद 3 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा। सुनवाई अब से कितनी देर बाद शुरू होगी? देखिए 2 बजे का वक्त रखा गया है जब उस प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होगी जो मुस्लिम पक्ष ने आज वाराणसी की लोकल अदालत में डाला है। उनका आरोप है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो निष्पक्ष नहीं है और इसी वजह से या तो नया कोर्ट कमिश्नर लाया जाए, उनकी मांग है, या फिर खुद जो जज हैं वो आकर के खुद सर्वे कर लें। 2 बजे इस पर सुनवाई होनी है। 3 बजे का जो टाइम है वो सर्वे का वक्त है, यानी कि जो कल अजय कुमार मिश्रा आए थे उनके लिए आज 3 बजे का वक्त है। क्या 2 बजे कोई ऐसा फैसला आता है जो इसमें कुछ बदलाव होगा, इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई फैसला आता है तब शायद ये टल सकता है। लेकिन अगर कोई फैसला इस पर नहीं आता तो एक बार फिर 3 बजे इस परिसर में सुनवाई होगी। हम आपको एक बार दृश्य दिखा देते हैं चारों तरफ। इस बार इस तरफ आज जो है वो कल से बहुत बदला सा दृश्य है। कल इस वक्त जब जुमे की नमाज थी तब हजारों की तादाद में लोग जुमे की नमाज अदा करने आए थे, लेकिन आज पूरे के पूरे हालात जो हैं वो इस वक्त नॉर्मल हैं। हम आपको थोड़ा सड़क की ओर भी दिखा दें। ज्यादातर श्रद्धालु इस वक्त दिखाई देंगे। जो दिन के नमाजी हैं वो कुछ संख्या में अंदर गए हैं, लेकिन आप इस वक्त स्थिति देखिए इस सड़क की, जहां पर कल हजारों की तादाद में लोग जमा थे, कतारें बनी थी। आज आपको पुलिस वालों की अच्छी खासी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई देगी। कुमार अभिषेक, सामान्य श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, लेकिन कुमार अभिषेक आप ये एक बात बताएं कि जो कोर्ट कमिश्नर है आखिर उनको हटाने की मांग क्यों हो रही है? उनके बारे में आप बताएं कि आखिर जो क्यों मस्जिद किस तरह पक्ष के है, आरोप यानी हैं जो उन पर? मुस्लिम पक्ष है जी देखिए राजीव, जो आरोप हैं वो ये लगाए गए हैं कि कल जब सर्वे हुआ तो वो निष्पक्ष नहीं थे। यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना था कि मस्जिद में घुसने की इजाजत वो नहीं देंगे, लेकिन कल कोर्ट कमिश्नर ने कोशिश की थी कि वो अंदर जाएं। एक और आरोप लगाया गया है उनके तरफ की जो दीवारें हैं जिसका सर्वे करना है उसे वो खुरच कर देख रहे थे, इसकी भी इजाजत नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें लग रहा है ऐसा कि ये जो कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं जिन्होंने कल एक दिन पहले सर्वे किया है वो बायस्ड हो सकते हैं और यही वजह है कि आज उनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देकर के कि उनकी जगह किसी और को कोर्ट कमिश्नर बनाया जाए और अगर नहीं हो तो जज खुद आकर देखें, ऐसा प्रार्थना पत्र डाला गया है। लेकिन राजीव, इस पर सुनवाई में क्या आता है उस पर नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन 3 बजे का वक्त तय है कि आज भी 3 बजे सर्वे होना है। तो तमाम नजरें उस बात पर हैं कि क्या कोर्ट इस मामले को सुनता है, अगर सुनता है तो बिल्कुल कुमार अभिषेक निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि कल थोड़ा सा विरोध देखने को मिला था। मैं आपसे ये सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले वो जो चिट्ठी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ये चिट्ठी हम आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि वो निष्पक्ष नहीं है। कल वो दीवारों को खुरच कर देख रहे थे, जिसकी इजाजत नहीं है। तो ऐसे में उनकी निष्पक्षता पर ये सवाल है। ये चिट्ठी में वो तमाम सवाल हैं। ऐसे में कोर्ट से अपील की गई है कि आप उनको हटाइए, उनकी जगह कोई दूसरा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कीजिए। यही वो चिट्ठी। और आज एक बार फिर से सर्वे होगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, मस्जिद प्रबंधन की क्या तैयारियां हैं कि क्या वो आज सर्वे करने देंगे? क्या वो किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे? देखिए, मस्जिद कमेटी से जो हमारी बात हुई थी, या मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं, उनका साफ कहना है कि मस्जिद के भीतर प्रवेश का कोई ऑर्डर नहीं है। उनके पास लिखित कोई आदेश नहीं है कि वो मस्जिद के भीतर प्रवेश करेंगे। लेकिन जब बहस हुई थी इस बात को लेकर 18 अप्रैल को, तब ये बहस अदालत के भीतर हुई थी कि आखिर जब सर्वे होगा तो वो कहां होगा, क्या मंदिर के, क्या उस जो ज्ञानवापी परिसर है उसके भीतर प्रवेश होगा या नहीं होगा। दरअसल जो दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं, और इसमें जो कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि सर्वे में जहां जहां उन्हें लगेगा कि सर्वे करने की जरूरत है वो वहां जाएंगे। कल जब वकील निकल करके बाहर आए तब उन्होंने ये बताया कि उन्हें आज अंदर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन कल यानी कि आज वो लोग अंदर जाएंगे। तो 3 बजे ये देखना होगा। और यही वो 2-4 ऐसे मुद्दे रहे, पॉइंट्स रहे, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं जो मस्जिद कमेटी है या मुस्लिम पक्ष है उसने आपत्ति उठाई है। राजीव, ठीक है। कुमार अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। कल तकरीबन 2.5 घंटे तक ये सर्वे चला था और आज 3 बजे सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्ष चला गया है कोर्ट और उनकी मांग है कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए। लेकिन इस बीच में ज्ञानवापी मस्जिद केस में व्यासपीठ भी कूद पड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यासपीठ का दावा है कि जहां पर ज्ञानवापी मंदिर है उसकी जमीन का मालिकाना हक उनके पास है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने मालिकाना हक से जुड़े हुए दस्तावेज दिखाए। इस परिवार से ही पूछता हूं, क्योंकि श्रृंगार गौरी के पूजन का अधिकार अभी तक सिर्फ इसी परिवार के पास था। साल में अगर एक दिन पूजा होती थी तो यही व्यास परिवार है जो उस पूजा को करता था। बाद में 5 महिलावादी जरूर गई वहां पर, जो कि जिन्होंने पूरे साल में उनके लिए हर दिन पूजा का अधिकार मांगा। लेकिन ये जो व्यास परिवार है, जो पीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ का जो व्यासपीठ है उसका महंत रहा है। ये बताइए कि आप लोग कब से श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक दिन के लिए खुला और अब पूरे साल के लिए खुला है। हम लोग अनंत काल से पूजा करते चले आ रहे हैं। बोलिए, जब से जो है हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग करते चले आ रहे हैं 400-500 वर्षों से। तो क्या ये पूजा वहीं पर होती है जो आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी? जी वहीं पर होती है पूजा। श्रृंगार वहां तो कोई मंदिर है नहीं? जो मंदिर बना हुआ है दीवार में ना, सारी मूर्तियां, तो उन्हीं में श्रृंगार गौरी का भी मूर्ति है जो आपको हमने फोटो दिया। उनमें मुखौटा लगाया जाता है हर साल जो है, और जो दर्शन होता है, फिर उसके बाद रात में मुखौटा आरती पूजा करके उसको हटा दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो बिल्कुल चबूतरे की तरह हो जाता है। हाँ, चबूतरे में ही है वो। अच्छा, वो मंदिर जैसा नहीं, मंदिर का शक्ल नहीं है। मंदिर के लिए लोग किए थे, लेकिन मंदिर के लिए ऑर्डर नहीं अभी मिला है। अब उसके लिए आगे जो भी हो, सरकार जो भी करे, मंदिर बनने के लिए बहुत लोग जो है उसके लिए। ये बताइए वकील साहब, इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जो कि इस व्यासपीठ के वकील हैं, हमारे साथ हैं। वकील साहब, ये बताइए कि ये जो श्रृंगार गौरी की पूजा से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ है इस बार, क्योंकि ये 5 वादी हैं जो कि गई थी महिलाएं, और उसके बाद से सर्वे की बात आई है। तो एक तो इस सर्वे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? दूसरा ये कि ये जो श्रृंगार गौरी का जो विवाद है, क्या ये बिल्कुल नया है या बहुत पहले से चल रहा है? ये श्रृंगार गौरी का विवाद इस समय नया है। पहले कुछ पहले दर्शन पूजा वगैरह बंद कर दी गई थी, केवल चैत नवरात्र को ही एक दिन करी जाती रही, समझे गए। उसके बाद ये नया चालू है कि रोज उसकी पूजा किया जाए। अभी नया वाद दाखिल किया है, कुछ महिलाओं ने दाखिल किया है, बाकायदा उससे वकील कमिश्नर और नियुक्त हुए हैं। उसमें हम लोगों को फरीक मुकदमा भी नहीं बनाया गया है, जबकि ओनर्स हम लोग हैं, पुजारी हम लोग हैं। हम लोग को आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी उस पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? क्यों है कि आपको क्यों अलग रखा गया? आप तो उसके पुजारी हैं। तो अभी क्या कारण है? साजिश के तहत हम लोग को पार्टी नहीं बनाया गया है। हमको तो पार्टी कॉर्पोरेट करना चाहिए ना पार्टी मुकदमे में, कि श्रृंगार गौरी की ओनरशिप इनके पास है, इनसे भी कुछ लिया जाए, देखा जाए, समझा जाए। श्रृंगार गौरी की पूजा पीढ़ियों से हो रही है।
पीढ़ियों से हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। ये मतलब अनादिकाल से ही व्यास परिवार के पास में है। इस समय व्यास पीढ़ के उत्तराधिकारी बाबू जितेंद्र नाथ हैं, योगेंद्र नाथ जी हैं और आशुतोष व्यास जी हैं। तो आपने सुना, जो व्यास परिवार है वो ये कह रहा है कि मालिकाना हक उनके पास है और इससे संबंधित दस्तावेज उन्होंने दिखाए हैं। उनका कहना है कि वो अनंत काल से वहां पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में आज एक बार फिर से 3 बजे सर्वे का कार्य शुरू होगा। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुमार अभिषेक ने ही व्यास परिवार से बात की थी, उनके वकील से बात की थी। कुमार अभिषेक, जो व्यास परिवार है क्या वो पूरे ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना हक होने का दावा कर रहा है या फिर उसमें भी कोई विशेष क्षेत्र है, एक जगह है? देखिए राजीव, जो इन्होंने जो दस्तावेज दिखाए और जो इनका दावा है, दरअसल 1937 का आगरा कोर्ट का, अंग्रेजों के दौर का ये इनके पास आदेश है और वो आदेश बिल्कुल साफ है। उसमें इस पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है उसका नक्शा है, उसका मैप है और उसे बकायदा अदालत ने सत्यापित किया हुआ है। तो चारों तरफ की जो जमीनें हैं ये व्यास परिवार के पास की हैं। कई मुकदमे इन लोगों ने पीढ़ियों से लड़े हैं और छोटे छोटे इश्यूज जो उनके इस ज्ञानवापी मस्जिद के साथ हुए थे उन मुकदमों का जिक्र है। बहुत लंबा पुलिंदा है उनके पास। ये बात फैक्ट है कि व्यास परिवार ही उसका देखरेख करता है और आज भी ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने हैं उसके आधे तहखाने उनके पास हैं, यानी उनके पास उसकी चाबी है, उनके सामान वहां रखे हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने उन्हीं के पास अधिकार है वो खोलने का। तो अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद को समझें तो ज्ञानवापी परिसर में जो नीचे पूरे तहखाने जो हैं, कभी हो सकता है वो मंदिर का स्वरूप रहे हो, तो वो जो पूरे तहखाने अब बचे हैं वो ज्ञानवापी वो इस परिवार के पास है, जबकि उसके ऊपर बना हुआ जो मस्जिद है वो मस्जिद कमेटी उसे देखती है और इन दोनों के बीच कभी पीढ़ियों से विवाद नहीं हुआ। ऊपर मस्जिद का हिस्सा रहा, ऊपर नमाज होती रही और नीचे के जो तहखाने हैं उस पर इनका हक रहा है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन नजर आप बनाए रखें। लेकिन अब बात करेंगे बग्गा पर लड़ाई की। आप एक नहीं 100 FIR करिए। हम जिस ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उससे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। तेजिंदर बग्गा मामले में बीजेपी का दिल्ली से पंजाब तक प्रदर्शन है। 3 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बीजेपी के निशाने पर आ गए। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन आज होगा। बीजेपी की तैयारियां हैं तो अब भगवंत मान भी निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस ही दिल्ली पहुंची थी। जनकपुरी में बग्गा के आवास पर पहुंची थी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया। वापस फिर दिल्ली बग्गा आए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी की तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी को घेरने की। एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। हमारी संवाददाता तेजश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जिनके साथ तेजिंदर बग्गा इस वक्त मौजूद है। तेजश्री, सीधा उनसे बात करें, क्या प्लानिंग अब? जी बिल्कुल, देखिए तेजिंदर बग्गा इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर ये आ रही है कि 3 बजे उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर गोवा सीएम प्रमोद सावंत भी आ सकते हैं और साथ ही साथ 4 बजे तेजस्वी सूर्या भी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ तेजिंदर बग्गा सीधे जुड़ रहे हैं। तेजिंदर बग्गा जी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला है केजरीवाल के घर के बाहर। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो सिख कार्यकर्ता है वो आहत है। जिस प्रकार से कल जब मैंने उनसे आग्रह किया, पंजाब पुलिस से आग्रह किया कि मुझे कम से कम पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का मौका दे दो, वो मुझे नहीं दिया उन्होंने। और सिखों के लिए सबसे बड़ा जो एक गौरव का भी मतलब एक मनाही भी है कि आप सिर घर के बाहर नंगे सिर नहीं जा सकते। तो जिस प्रकार से मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। रास्ते में मैंने उनकी जो गाड़ी में कपड़ा पड़ा हुआ था उसको ही बांधा उल्टा सीधा करके, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को लेकर आज प्रोटेस्ट होने वाला है। पार्टी के सभी जो सिख कार्यकर्ता हैं इससे आहत है,
क्योंकि एक सिख को घर से बाहर नंगे सिर जाना अलाउड नहीं होता है। और मैंने उनसे समय मांगा कि अब मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, कम से कम मुझे सिर पे पटका बांध लेने दीजिए, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पर गोवा के सीएम आने वाले हैं और साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या भी आने वाले हैं। इसके बारे में आप जानकारी दे पाए तो? हाँ, मुझे सूचना मिली है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो और भी तरुण चुग जी भी आने वाले हैं और भी गोवा के सीएम तेजस्वी जी आने वाले हैं। तो अभी मेरे को इसकी सूचना मिली है। क्या कुछ बात हुई आपकी पार्टी में? पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे क्या कुछ बातचीत हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि हमने देखा कि तीनों राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। नहीं, देखिए, पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व ने इस पे बहुत अच्छे से, जैसे उनको पता लगा, सबका फोन आया, उन्होंने मुझे मदद भी की। और खासकर जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी का जो इसमें रोल रहा, वो मुझे लगता है कि सबसे, आप जितनी उसकी मैं धन्यवाद करूँ वो कम है। पार्टी आगे क्या योजना बना रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं भी कि कल भी कूच किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आदेश गुप्ता जी भी जिसमें शामिल थे, आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ, फिर उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब आगे आप लोग किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं? सड़क हो या कोर्ट हो, इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते हैं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे, ये इल्लीगल कार्रवाई पे, और जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी के दोषियों को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डालने का वादा किया था 24 घंटे के अंदर। जब तक उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते, हम ये कार्रवाई, अपना प्रदर्शन करते रहे। ठीक है तेजश्री, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आतिशी से भी हमारे संवाददाता ने बात की है। आतिशी क्या कुछ करें, एक बार सुनिए। आम आदमी पार्टी का क्या रेस्पॉन्स है इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इसका साक्षात प्रमाण है। हर तरह की गुंडागर्दी के केस हैं उन पर, दंगे भड़काने के केस हैं उन पर, किसी के घर जबरन घुसने के केस हैं उन पर, और अब वो पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि पंजाब पुलिस उन पर एक्शन लेगी, क्योंकि पंजाब पुलिस ये बैठ के देख नहीं सकती है कि कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। जब उन पर यह केस हुआ, पंजाब पुलिस ने उनको 5 समन्स भेजे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। वो हाईकोर्ट गए पंजाब हरियाणा के इन समन्स को क्वॉश कराने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी समन्स क्वॉश करने से मना कर दिया। तब जाकर पंजाब पुलिस तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट करने आई। लेकिन कल एक बात भी स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने वालों को, लफंगई करने वालों को, दंगे भड़काने वालों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 2 राज्यों की पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ एक गुंडागर्दी करने वाले को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए। तो क्या होगा अब इसके बाद? कुछ दिन पहले आदेश गुप्ता जी ने सीएम आवास में हमला करने वाले गुंडों को माला पहनाई थी। कल सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले को भाजपा ने बचाने के लिए 2 राज्यों की पुलिस लगा दी। तो अब देश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ी हिम्मत आ गई है। और इसी खबर पर सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, आम आदमी पार्टी अब क्या तैयारी में है? अब आगे क्या स्टेप होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, पंजाब सरकार ने आज, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मैं मौजूद हूं और यहां पर एक याचिका लगाई गई थी पंजाब सरकार की तरफ से कल, हैबस कॉर्पस, और उसमें कहा गया था कि बंदी को पेश किया जाए। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली और हरियाणा सरकार ने यहां पर जवाब दे दिया कि उन्होंने किसी भी पंजाब पुलिस के कर्मचारी को ना तो डिटेन किया है और ना उनकी हिरासत में है। तो उसके बाद आज पंजाब सरकार ने 2 एप्लीकेशन फाइल की है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में। एक में ये कहा गया है कि कल दिल्ली के बाद हरियाणा में जो ये प्रकरण हुआ है पूरा, जिसमें तेजिंदर बग्गा और पंजाब पुलिस की टीम को हरियाणा पुलिस ने रोका था, उस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज जितने भी इलाके की है उसको सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा ठीक है, ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और बड़ी खबर मिल रही है जमशेदपुर से, जहां पर बताया जा रहा है कि आग लगी है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जमशेदपुर का ये टाटा स्टील का प्लांट है जिसमें आग लगी है भीषण। ये बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में आग लगने की खबर मिल रही है। सुबह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आई, लेकिन ये बड़ी खबर जमशेदपुर से मिल रही है जहां पर टाटा स्टील प्लांट है। ये विशाल प्लांट है यहाँ पर और हजारों कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं।
और वहां पर आग लगी है। आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, आग बुझाने के क्या प्रयास चल रहे हैं, संबंधित जानकारी अभी जुटाई जा रहे हैं। लेकिन टाटा स्टील प्लांट के भीतर यह आग लगी है। एक विशाल प्लांट है और इसके इर्द गिर्द फिर रिहायशी इलाका भी है। जमशेदपुर में टाटा स्टील के प्लांट में आग लगी है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो यही वो टाटा स्टील प्लांट है जहां पर आग लगी है, लेकिन एग्जैक्टली आग किस हिस्से में लगी है, क्योंकि ये प्लांट भी बहुत बड़ा है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट की तस्वीरें आ गई हैं। भीषण आग लगी हुई है, आप आग की लपटों को देख सकते हैं। धुएं का जो गुबार है वो भी आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्यजीत, कितना नुकसान हुआ है, आग लगने के कारण क्या कुछ है? देखिए, नुकसान क्या होगा ये तो असेसमेंट किया जा रहा होगा, लेकिन काफी जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई। अच्छी बात यह है, और जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। दो लोग जो है उनको माइनर इंजरीज उन्होंने सस्टेन किया है, और एक ने हार्ट में दर्द का कंप्लेन किया था, तो उसे भी टीएमएच में भर्ती कराया गया है। ये घटना जो है लगभग 10:20 में जो फाउल गैस लाइन है एट बैटरी 6 ऑफ कोक प्लांट टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स में, वहां ये ब्लास्ट हुआ है। और कंपनी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिसमेंटलिंग प्रोसेस वहां चल रहा था, जो कि एक रूटीन प्रोसेस होता है। जहां काम नहीं हो रहा होता है वहां डिसमेंटलिंग प्रोसेस चलता है। और आप बता रहे सत्यजीत की पाइपलाइन में ये आग लगी है और 10 बजे ये आग लगी थी। क्या आग पर काबू पा लिया गया है या भी आग लगी हुई है? सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, क्योंकि ये टाटा स्टील का दावा है कि सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। फायर टेंडर्स जो है उसको प्रेस किए गए थे तुरंत घटना के बाद ही। उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, और जो लोग काम वहां कर रहे थे उनसे वो साइट को खाली करवा लिया गया था। फिलहाल जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 माइनर इंजरीज हुई है 2 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को, जो रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं थे, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज थे, उन्होंने माइनर इंजरीज सस्टेन किया था। उनको जो है टीएमएच में भर्ती कराया गया। बाद में चेस्ट पेन का कंप्लेन एक और एम्प्लॉय ने किया था, उसको भी जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऑब्जर्वेशन में वो हैं। इसके अलावा जो है उस साइट को खाली करा लिया गया है, डिसमेंटलिंग प्रोसेस चल रहा था, और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आग पर काबू पा ली गई है। आप बता रहे सत्यजीत, आग पर काबू पा लिया गया है। ये प्लांट का कौन सा हिस्सा है? गैस पाइपलाइन तो है, तो क्या यहां से गैस सप्लाई होती थी पूरे प्लांट के लिए सत्यजीत? नहीं, ये देखिए कोई उनका जो है प्लांट के अंदर जाता था। ये पाइपलाइन 6 बता रहे हैं और बोल रहे हैं वो नॉन ऑपरेशनल था। ये बताया जा रहा है कि वो नॉन ऑपरेशनल था और वहां पे ब्लास्ट हुआ है। तो वहां उस पूरे इलाके को फिर खाली कराया गया है और उसके बाद जो है वहां पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है उस इलाके को। और जाहिर तौर पे एक इंक्वायरी और प्रोब कंपनी की तरफ से होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रूटीन प्रोसेस है डिसमेंटलिंग का जो होता है, लेकिन ब्लास्ट के कारण क्या है और बाकी जो है डिटेल्स क्या है, इसके लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है खुद से ही प्रोब कर रही है और कोई शिकायत चूंकि पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है, तो पुलिस की एंट्री शायद वहां पे हुई नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपके इस तमाम जानकारी के लिए। टाटा प्लांट में आग लगी है, आग लगने के कारण क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये गैस पाइपलाइन है, अभी नॉन फंक्शनल था, यानी कि अभी यहां पर बताया जा रहा है कि ये फंक्शनली तक कार्य नहीं कर रहा था। हालांकि यहां पर कुछ एम्प्लॉयज थे, 2 एम्प्लॉयज माइनर बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, बहुत हल्की फुल्की चोट उनको है, अस्पताल उनको ले जाया गया, वो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो कंपनी है उसे वो जांच करेगी कि आखिर आग लगने के कारण क्या है। बड़ी खबर इसमें यह है कि आग बुझा ली गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में यह आग लगी। ये भी जो है एक आउटर पार्ट में ही बताया जा रहा है कि ये गैस पाइपलाइन थी और अभी नॉन फंक्शनल था, यानी कि यहां पर कार्य नहीं किया जा रहा था, इसलिए यहां पर एम्प्लॉयज भी नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए 2 एम्प्लॉयज थे, वो एम्प्लॉयज वहां पर थे, लेकिन माइनर बताया जा रहा है कि उनको चोट है। सत्यजीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यजीत, क्या शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी या किसी पर शक, क्या जांच इस पर पुलिस भी करेगी? सत्यजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, ये जमशेदपुर की तस्वीरें हैं। जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट ये फेमस है, पूरा का पूरा शहर इर्द गिर्द बस गया इस प्लांट की वजह से। और उस प्लांट के एक हिस्से में जो कि गैस पाइपलाइन है, यहीं से गैस सप्लाई होती है, लेकिन यहां पर आग लगी। लेकिन फिलहाल ये नॉन फंक्शनल बताया जा रहा है, यानी कि ये फिलहाल कार्य नहीं कर रहा था, उपयोग में नहीं था। लेकिन जैसे ही आग लगी आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरी गैस लाइन में जो ओपन एरिया है वहां पर ये आग की जो लपटें हैं वो बाहर नजर आने लगी हैं और धुएं का गुबार। ये सुबह 10 बजे आग लगी और उसके बाद घंटों लग गए आग पर काबू पाने में, और अभी आग पर काबू पा लिया गया। यह बड़ी खबर है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि कंपनी ये जांच भी करेगी कि आग कैसे लगी, आग लगने के कारण क्या रहे, क्या शॉर्ट सर्किट या दूसरा कोई कारण था। उन तमाम कारणों के बारे में कंपनी जानकारी देगी। नुकसान कंपनी को कितना हुआ होगा इसकी जानकारी भी कंपनी देगी। अभी आकलन कंपनी करेगी कि नुकसान किस वजह से हुआ। संवेदनशील जो है ये जगह थी बताया जा रहा है, क्योंकि गैस पाइपलाइन थी जो हमेशा बहुत संवेदनशील होती है। लेकिन जो फायर सेफ्टी उपकरण थे उनकी वजह से भी आग पर काबू पाने में काफी हद तक जो है मदद मिले। तो बड़े धमाके के बाद टाटा प्लांट में ये आग लगी, एक जोरदार धमाका हुआ बताया जा रहा है और उसके बाद आग लगी। तो ये धमाका किस वजह से हुआ, ये धमाके के कारण क्या थे, ये अभी क्लियर नहीं है। और धमाके के बाद का मंजर इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। धमाके के बाद आग लगी और उसके बाद से पूरा का पूरा एरिया, आप देखिए पाइप भी देख पा रहे होंगे, ये पाइप भीतर प्लांट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस पूरे प्लांट में आग लगी। लेकिन गनीमत ये रही कि प्लांट का जो बाकी हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ा पोर्शन है, वहां तक ये आग नहीं पहुंची। ये गनीमत है और ये राहत की बात है कि पूरा प्लांट इसकी जद में नहीं आया। पूरे प्लांट में कई लोग नौकरियां करते हैं, कार्यरत रहते हैं, और ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन फायर टेंडर से काबू पा लिया गया था आग पर। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन बड़े नुकसान से पहले ही इस आग पर काबू पा लिया गया है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर धमाका कैसे हुआ, आग कैसे लगी। सत्यजीत हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं। सत्यजीत, ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, और गनीमत ये रही कि पूरा प्लांट इसकी जद में नहीं आया, आग की जद में नहीं आया। बिल्कुल, देखिए प्लांट तो आग के जद में नहीं आया। और ये अभी जो टाटा स्टील के अधिकारियों से बात हो रहा था, सोर्सेज से, उन्होंने ये बताया कि ये फाउल गैस लाइन है, यानी ये खराब गैस लाइन था। जो बैटरी 6 कोक प्लांट का जो बैटरी 6 था वहां पे था, और इसमें डिसमेंटलिंग, और ये नॉन ऑपरेशनल था, डिसमेंटलिंग का काम चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज उस काम में लगे हुए थे और उसका मेंटेनेंस हर समय, और नॉन ऑपरेशनल जो भी इस तरह का साइट होता है उस पर टाटा स्टील जो है मेंटेनेंस करवाती है। इसी दौरान जो है वो ब्लास्ट हुआ। तो चूंकि वहां पे लोग कम थे, तो जो इसका मैग्नीट्यूड था नुकसान का वो कम हो गया। और जो वहां काम कर रहे थे उसी में से 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वो जो है सस्टेन किए, उन्होंने माइनर इंजरी सस्टेन किया है। और फायर टेंडर्स वगैरह को तुरंत जो है सर्विस में प्रेस किया गया था, एम्बुलेंस बुलाया गया था, और उसके बाद उस पूरे इलाके को फिर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था कि किसी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट दोबारा फिर से ना हो। तो उसके वजह से जो है नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 लोगों को चोटें जरूर आई है। और जी सत्यजीत, ठीक है, 2 लोगों को आप बताना कि मामूली चोटें आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में एक आईएएस अधिकारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर आज लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। पहले दिन ईडी की छापेमारी में करीब 19.5 करोड़ कैश बरामद हुआ। कई संपत्ति का खुलासा हुआ। मामला मनरेगा में धांधली से जुड़ा हुआ है। नोटों के इन बंडल को गिनते रह जाएंगे। इतने नोट हैं कि बिना मशीन के नोटों की गिनती तो सोचना भी बड़ा सिरदर्द है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की तो इतने बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई। इतने अथाह रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी, वो भी एक नहीं 3 मशीनें। बैंक अधिकारी इन मशीनों के साथ पहुंचे। नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती होती रही।
अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका। करोड़ों के नोट बरामद हुए तो हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई। गिनती के बाद नोटों को बक्से में भर भर कर अधिकारी ले जाने लगे। देर तक ये सिलसिला चलता रहा। जो आधिकारिक सोर्स हैं ईडी के, उनके द्वारा उनकी बातों को अगर माना जाए तो 19 करोड़ 30 लाख रुपए जो है उसकी बरामदगी की बात आ रही है। और देखिए कई मशीन जो है, लगभग 4 मशीन नोट गिनने के लगाए गए थे। तीन मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ दिख रही है और इसको वापस जो है अब ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा सिंघल के सरकारी आवास पे भी छापेमारी की गई थी। आखिर ये नोटों का ढेर कहाँ छिपा कर रखा गया था? किसने छिपा रखे थे नोटों के ये बंडल? आपको इन नोटों से जुड़ा एक एक राज बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इन रुपयों के ढेर को। इसमें 2000 रुपए के बंडल हैं, इसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल हैं, इसमें 200 और 100 के नोटों के बंडल भी हैं। झारखंड में 2009-10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे टारगेटेड थे। झारखंड के खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक उसी रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। पूजा सिंघल के जो हस्बैंड हैं उनके भी ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। अभिषेक झा जो हैं वो पल्स हॉस्पिटल है इनका। 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से बरामद किए गए। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड के खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर रेड पड़ी तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगहों से कई अहम कागजात मिले। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली है, पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी छापेमारी में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है। कई फ्लैट्स में निवेश के सबूत मिले। हालांकि ईडी से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी अधिकारियों ने घोटाले को लेकर सबूत खंगाले तो एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर में भी गई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर का आवास है। जांच एजेंसी ने यहां भी शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया। अब आज लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। इंतजार है कि मनरेगा से जुड़ी धांधली में जांच का दायरा कहां तक पहुंचता है। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। एक आईएएस अफसर और इतनी अकूत संपत्ति का होना यकीन से पर है, लेकिन ईडी ने दूध का दूध और पानी का पानी करने की तैयारी कर ली है। सवाल है कि आखिर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का नाम इस छापेमारी से जुड़ा कैसे है और उन पर क्या आरोप लगे हैं। इस रिपोर्ट का आप देखें। रुपयों का आंकड़ा अभी तक 19 करोड़ 31 लाख तक पहुंचा है। कई संपत्तियों के कागजात भी मिले और ईडी की जांच जारी है। लेकिन इस मसले को लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की छापेमारी और जांच में हुई जब्ती को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया ईडी कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की संपत्ति मिली है। बीजेपी सांसद के इस खुलासे का आधार क्या है नहीं पता,
लेकिन पूजा सिंघल के इर्द गिर्द ईडी की जांच बेमतलब ही नहीं चल रही। इस अकूत संपत्ति का आईएस से कनेक्शन सामने आने के बाद ही जांच एजेंसी ने छापेमारी तेज की। अब आपको बताते हैं कि कैसे झारखंड की खनन सचिव का नाम इस मामले में सामने आया। ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में डीसी रही। बताया जा रहा है कि उसी दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दे दिए। विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई। बंगाल से एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद सिंह की हुई, जो खूंटी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल और कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए। खूंटी में ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था, जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके आधार पर राम विनोद सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी के बाद जब ईडी के टीम ने राम विनोद सिन्हा को क्विज किया और उसके क्वेश्चनिंग के आधार पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, जिसमें पूजा सिंघल का नाम भी उभर कर आया है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे इंडस्ट्री और माइंस सेक्रेटरी हैं। तो उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है और ये समझा जा रहा है कि राम विनोद सिन्हा को जब क्विज किया गया है तो उसके बाद उनका नाम आया है। लगातार जो है छापेमारी चल रही है। अब जरा आईएएस पूजा सिंघल का परिचय भी जान लीजिए। आपको बताते हैं कि विवादों में घिरी पूजा सिंघल ने इतने कम समय में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। महज 21 साल की उम्र में आईएएस कैडर हासिल कर पूजा सिंघल ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ये 2000 बैच के आईएएस अधिकारी फिलहाल झारखंड में उद्योग और खनन सचिव, पूर्व में झारखंड की बीजेपी वाली सरकार में कृषि सचिव थी। इनकी शादी रांची के पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल कारोबार से जुड़े व्यवसायी अभिषेक झा से हुई है। अब पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और करीबियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी ने सियासत को मौका दे दिया है। झारखंड में रांची, धनबाद समेत कई ठिकानों पर रेड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सियासी साजिश नजर आ रही है। देखिए, ये सब गिदड़ भपकी है। ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा था ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा। आईएएस पूजा सिंघल पर लगे आरोप गंभीर हैं। ईडी की जांच में सारी सच्चाई जग जाहिर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी सीएम सोरेन और उनकी सरकार पर सवाल उठा रही है। तो जिस तरह के अवैध खनन पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके भाई को, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको, उनके और भी रिश्तेदारों को या दलालों को, चमचों को जिस तरह से रबड़ी की तरह बांटा था, उसमें इस तरह का होना रेट जो है वो स्वाभाविक था। और करप्शन के कई एक केसेस के बारे में जानकारी मुझे लगता है कि एजेंसीज को लगातार आ रही थी। जब हमारे जैसे नेताओं को आ रही थी तो एजेंसीज को आ रही होगी। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सोरेन सरकार पर हमला बोला है तो कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का सर, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वो का गलत करना कहां तक है? बिल्कुल गलत है।
क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है इस कोर्ट का ये। Mr. Owaisi, you said that this survey might make a way for anti-Muslim violence. Now, what prompted you to make this alarming statement? Well, have we not learned the lessons of what happened pre-demolition and post-demolition of Babri Masjid? Why have we not learned a lesson from the same so-called survey that was done, that was completely rejected as biased by the Supreme Court? In the final title dispute, Supreme Court said it has no relevance.